हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ पे कमीशन इंक्रीमेंट कैलकुलेटर के बारे में। आप सबको पता होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कभी आपको पता होगा कि इंक्रीमेंट आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है, आपको नेशनल इंक्रीमेंट मिलता है, बहुत सारा इंक्रीमेंट ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या यहाँ पे इंक्रीमेंट रूल रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अगर कोई किसी ने नहीं जाने हैं, वो बहुत सारा इसमें इंक्रीमेंट का भी बहुत सारा लफड़ा भी रहता है। ऐसे नहीं है कि आपको हर साल मिलता ही रहेगा, इसमें विथहेल्ड भी होता है, बहुत सारा चीजें ऐसे होता है जो आपको जानकारी लेना जरूरी है। तो क्या रहेगा सेवेंथ पे कमीशन में, क्या अपॉइंटमेंट के लिए क्या इंक्रीमेंट रूल्स है, प्रमोशन के लिए क्या इंक्रीमेंट रूल्स है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी के लिए क्या इंक्रीमेंट रूल्स है, चलिए हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू दे देंगे आप इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप जानेंगे कि इंक्रीमेंट क्या होता है। तो सेकेंडली आप जानेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या रहेगा आपका। और thirdly आप जानेंगे कि डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है, कौन सा डेट में होता है। यहाँ पे हम और भी बात कर लेंगे कि डिफरेंस क्या रहता है, सिक्स पे और सेवन्थ पे कमीशन का डिफरेंस क्या रहता है इंक्रीमेंट का। तो अगर एम्प्लॉय ने ज्वाइन नहीं किया है ऑफिस 1 जनवरी एंड 5 जुलाई को, तो क्या होगा। और यहाँ पे केसेस वाइज डिस्कस करेंगे, 9 केसेस है यहाँ पे। इन केस ऑफ डेथ वाइल इन सर्विस, तो ये आप अगर सर्विस में नहीं है तो उस केसेस में क्या होगा। ये क्वालिफाइंग पीरियड अगर आपका 6 मंथ रहेगा तो क्या इंक्रीमेंट ऑन कर पाएंगे। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन पीरियड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और विथहोल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट इन नॉन परफॉर्मर आफ्टर 20 ईयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट इन नॉर्मल केसेस। और इन केस ऑफ एम्प्लॉय रीच्ड एट मैक्सिमम ऑफ लेवल, तो उस केसेस में क्या होता है। और इंक्रीमेंट टेबल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 1 को हम एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है। जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है इंडिया में। जो एक सैलरी हाइक होता है 1 साल में, तो उस केसेस में उनको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का इंक्रीमेंट होता है मोस्टली। एक होता है एनुअल इंक्रीमेंट। जो एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है जो सर्विंग एम्प्लॉयज है, वो उनको दिया जाता है 1 जुलाई और 5 जनवरी का एवरी ईयर में दिया जाता है। जो प्रमोशनल इंक्रीमेंट होता है उसका क्या होता है कि जब आपका पे फिक्सेशन होता है ऑन प्रमोशन के ऊपर और एमएससीपी लगता है, उस केसेस में भी आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो वो होता है प्रमोशनल। रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट होता है ऐसे कि 2.57 एक्चुअल एनुअल इनकम। जो एनुअल इंक्रीमेंट जो स्टार्टिंग में होता है, बट ये कैलकुलेट किया जाता है 3% ऑफ बेसिक। बिकॉज आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना, ये कुछ स्टेजेस में आपको दिखाता है हायर हायर देन 3% और कुछ स्टेजेस में लोअर देन 3%। इसलिए एक्चुअली अप्रोक्स लिया जाता है 3% ऑफ बेसिक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एवरी ईयर में। अभी जो सेवेंथ पे कमीशन जो करेंटली चल रहा है, ये 2016 से लेकर 2025 तक चलेगा आपको सेवेंथ पे कमीशन। तो इसमें जो मिनिमम एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा आपका 500 रहेगा, जो ग्रेड पे है 1800 लेके। और जो मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा ये रहेगा आपका 6500 रुपीज। ठीक है, तो ये दो टाइप का इंक्रीमेंट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है। उससे ज्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल सकता। 6500 ही हाईएस्ट इंक्रीमेंट है और 500 लोएस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट कैसे होता है। जब सेवेंथ सिक्स पे कमीशन था ना, उस टाइम में क्या होता था, मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किए हैं सर्विस में 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो उस केसेस में आपको जो इंक्रीमेंट लगता था वो लगता था नेक्स्ट ईयर आपको जनवरी में भी नहीं लगता था, आपको जाके 5 जुलाई में लगता था। ठीक है, तो उस केसेस में भी आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। मान लीजिए कि आप 1 जनवरी को भी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद भी आपको नेक्स्ट 1 जनवरी में नहीं मिलता था, एक ही टाइम मिलता था, 1 जुलाई में जाके मिलता था। ठीक है, उस केसेस में आपको जो कंप्लीट किया होगा, 6 मंथ सर्विस किया कंप्लीट किया होगा और एबव 1 जुलाई तक, उसको मिलता था इंक्रीमेंट, आपको नेक्स्ट 1 जुलाई को मिलता था। बट सेवेंथ के कमीशन में वो ये झमेला को खत्म करके क्या क्या है कि दो टाइम में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है करके यहाँ पे नोटिफाई किया गया था। अगर आपने ज्वाइन कर रहे हैं 1 जनवरी को, तो फिर आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आप 6 मंथ का मिनिमम कंप्लीट किए हैं सर्विस का आपका, तो फिर आपको 1 जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आपने मान लीजिए आपने 2 जनवरी को ज्वाइन कर लिए, 1 जनवरी को ना ज्वाइन करके 2 जनवरी में ज्वाइन कर लिए, तो आपको जो 1 जनवरी से जो 1 जुलाई हो गया आपको, उस केसेस में अगर आपको इंक्रीमेंट जो मिलेगा, ये अब मिलेगा आपको 1 जनवरी में, नेक्स्ट साल में 1 जनवरी में मिलेगा। ऐसे ही सेम केसेस में आप अगर 1 जुलाई छोड़ के आप अगर 2 जुलाई को ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा उस केसेस में आपको नेक्स्ट ईयर में 1 जुलाई में आपको मिलेगा। और या इस केसेस में भी हम देख सकते हैं कि
आप अगर 5 जुलाई में ज्वाइन किए होते तो फिर आपको 5 जनवरी में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता था। बट उस केसेस में भी आपको उल्टा हो रहा है, आप एक दिन के गैप के वजह से आपको नेक्स्ट ईयर तक रुकना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय जब वो उसका 5 जनवरी और 5 जुलाई को अगर ज्वाइन नहीं कर पाता है ऑफिस में, तो उस केसेस में क्या हो सकता है? तो उस केसेस में अगर मान लीजिए उस दिन आपका 5 जनवरी और 5 जुलाई में अगर आपका गेजेटेड हॉलीडेज है और सैटरडे है, संडे है, तो उस केसेस में भी उसको इंक्रीमेंट एलिजिबल है इंक्रीमेंट के लिए। सेकंड केसेस में देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कैजुअल लीव में है और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज में, उस केसेस में भी वो इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय टूर्स एंड ट्रेनिंग के लिए है, ऑफिशियल टूर्स एंड ट्रेनिंग में है, तो उस केसेस में वो एलिजिबल है। इफ एम्प्लॉय जो वर्क फ्रॉम होम है, वो कोरोना के जैसे कोविड के टाइम में वो चल रहा था, उस केस में वो एलिजिबल है इंक्रीमेंट के लिए। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी है, जो अगर ऑन ड्यूटी के टाइम में उसका डेथ देहांत हो गया उसका, तो उस केसेस में भी अगर 5 जनवरी और 5 जुलाई में उसका इंक्रीमेंट पड़ रहा था, उस केसेस में भी वो एलिजिबल है इंक्रीमेंट के लिए। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय स्पेशल कैजुअल लीव में है, जिसको हम माना जाता है कि लीव ट्रीटेड एज ड्यूटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी के लिए, जैसे कि जो फिजिकल हैंडिकैप्ड है उनके लिए भी इस केसेस में भी जो स्पेशल कैजुअल लीव होता है, उस केसेस में भी आपको एलिजिबल है आप इंक्रीमेंट के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इन केस ऑफ डेथ व्हाइल इन सर्विस। अगर आपका सर्विस के अंदर देहांत हो जाता है तो उस केसेस में क्या लागू होगा? उस केसेस में आपको जो नॉर्मल इंक्रीमेंट है, ये 5 जनवरी और 5 जुलाई अगर का इंक्रीमेंट लग रहा था, किसी में भी आपको ग्रांट किया जा सकता है। इस केसेस में अगर मान लीजिए आपका देहांत हो जा रहा है 5 जनवरी या 5 जुलाई में, अगर आप लीव में नहीं है तो उस केसेस में आपको इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा। अगर मान लीजिए नॉशनल इंक्रीमेंट का बात होगा तो फिर आपका अगर डेथ जो है आपका, अगर आपका 5 जनवरी और 5 जुलाई और फिर उसके बाद होता है, अगर मान लीजिए आप लीव में हैं, तो उस केसेस में भी आपको ये जो माना जाएगा, ये ड्यूटी माना जाएगा ऑन द डेट डेट ऑफ डेथ। इस केसेस में आपको इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा। सेकंड केस ये कहता है कि आप अगर सर्विस में नहीं है तो उस केसेस में इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? नहीं, आपको नहीं मिलेगा कोई भी इंक्रीमेंट अगर आपने उस डेट में 5 जनवरी और 5 जुलाई में आप अगर सर्विस में नहीं है, तो उस केस में आपको कोई भी इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे केस 3 ये बोलता है ना, जो 6 पे कमीशन में ये नहीं था, ये 7 पे कमीशन में बहुत बढ़िया चीज अपडेट किया गया है। मान लीजिए आपका क्वालिफाइंग सर्विस अगर है, ये 6 मंथ है आपको अर्निंग करने के लिए इंक्रीमेंट का, वो 5 जुलाई तक है, तो फिर आप यहाँ पे देखिए क्या ये बोलता है। यहाँ पे ये लागू किया गया था कि आपका अगर मान लीजिए आप 5 जनवरी हो या 5 जुलाई हो, आपका मान लीजिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ज्वाइनिंग के टाइम में मान लीजिए कि 5 जनवरी और 5 जुलाई आपका हॉलिडे पड़ गया, और आप मान लीजिए कि सेकेंड सैटरडे पड़ गया आपको फॉर एग्जांपल 5 जनवरी में, और 2 जनवरी में भी आपको संडे पड़ गया, तो उस केसेस में जो नेक्स्ट वर्किंग डे बनेगा, मान लीजिए 3 जनवरी को नेक्स्ट वर्किंग डे बना या 2 जनवरी को नेक्स्ट वर्किंग डे बना, उस केसेस में आपको अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं फॉरनून को, मतलब सुबह सुबह ज्वाइन कर रहे हैं, सुबह मतलब ऑफिस आवर में, फास्ट वर्क ऑफिस आवर में, तो उस केसेस में आपको जो काउंट होगा जो आपका इंक्रीमेंट के लिए, ये 30 जून को और 31 दिसंबर को ही आपको काउंट होगा, आपका जो टोटल 6 मंथ का क्वालिफाइंग सर्विस है, उस केसेस में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो ये एक बढ़िया चीज 7 पे कमीशन में अपडेट किया गया था। यहाँ पे हम जानेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के केसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आपका मान लीजिए क्वालिफाइंग सर्विस जो है ना, ये 5 जुलाई से लेके 31 जून ऑफ मतलब 5 जून, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि 5 जुलाई आपने 2022 को ज्वाइन किए थे, 31 जून 2023 के अंदर आपको 1 साल के अंदर मान लीजिए आपको अगर जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 6 मंथ होना चाहिए आपको मिनिमम इंक्रीमेंट पाने के लिए, तो आपका मान लीजिए 6 मंथ से कम है, और आपने विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ये है 6 मंथ से कम है, तो उस केसेस में आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा आपका इंक्रीमेंट, आपको उस केसेस में आपको इंक्रीमेंट ना ही लागू होगा आपको, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया गया था, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कंट्रोल में नहीं था, ये लेना पड़ेगा उसको, पड़ता था उसको, उस केसेस में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको इंक्रीमेंट दे सकता है। और फिर अगर मान लीजिए कि वो साइंटिफिक टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टडीज कर रहा है, जो उसका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके कनेक्टेड है, वो जो स्टडीज कर रहा है, उस केसेस में भी उसको अलाउ किया जाता है इंक्रीमेंट के लिए।
ये जो फिफ्थ केसेस है, ये है आपका प्रोबेशन पीरियड के लिए इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं। ये जो केसेस है ये होता है नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केसेस में, जो डायरेक्ट रिक्रूट होके आए हैं, नया प्रोबेशन आ रहा है उन केसेस में, ठीक है। उस केसेस में भी आपको नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा जैसे सबको मिलता है। ये आपको 5 जनवरी और 5 जुलाई को मिल सकता है एज ए प्रोबेशनर। आप अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आए हैं तो उनके लिए ये आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। जो जो बट जो इंक्रीमेंट के सैलरी और एरियर है ना, ये आपको प्रोफेशन क्लियर होने के बाद आपको जब कंफर्मेशन हो जाएगा उस टाइम को आपको मिलेगा। बट कुछ केसेस में आपको मिल जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे देते हैं आपको, प्रोफेशन के टाइम में भी वो दे देते हैं। आपको कंफर्मेशन के बाद अगर मान लीजिए आपको कंफर्म नहीं हुआ तब भी आपको कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक आपको कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म होने के बाद भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और ये जो इंक्रीमेंट है ये नहीं मिलता है अगर आपने मान लीजिए कि आपने प्रोफेशन पीरियड क्लियर करने में फेल हो गए। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने प्रोफेशनल पीरियड उसके बाद क्लियर हो गया या आपका एक्सटेंशन होने के बाद आपको क्लियर हो गया, उस केसेस में अब आपको सैलरी के साथ एरियर मिल जाता है। सस्पेंशन के केसेस में क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप अगर सस्पेंडेड हो जाते हैं तो उस केसेस में क्या होगा जानते हैं। उस केसेस में आपका अगर पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो है ना, उसको माना नहीं जाता है आपको क्वालिफाइंग सर्विस के केसेस में। तो इस केसेस में आप मान लीजिए कि 6 मंथ से ज्यादा आपको सस्पेंडेड है, उस केसेस में आपको नहीं मिलेगा। आपको जब तक आपका फाइनल डिसीजन जो उस पीरियड के लिए फाइनल डिसीजन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो नहीं लेते इंक्रीमेंट के लिए, तब तक आपको कुछ भी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। ये जो सेवेंथ केस है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने नॉन परफॉर्मर है, मान लीजिए कि आपने 20 सालों तक आपने कोई भी एमएससीपी नहीं लिए, कोई भी आपका रेगुलर प्रमोशन भी नहीं है, और क्योंकि आपने परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं था, उस केसेस में विथहेल्डिंग जो होता है 20 ईयर्स के बाद आपको एनुअल इंक्रीमेंट विथहेल्ड हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि एमएससीपी आपको, जो एमएससीपी का जो बेंचमार्क है या रेगुलर प्रमोशन का जो बेंचमार्क है, मतलब बेंचमार्क मतलब ये आप जानिए कि जैसे कि वेरी गुड, आपका सेवेंथ पे कमीशन में आपका सारे बेंचमार्क वेरी गुड होना चाहिए 10 सालों का, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए कि फास्ट 20 ईयर्स तक आपने कोई भी कुछ दोनों एमएससीपी नहीं लिए, रेगुलर प्रमोशन भी नहीं हुआ आपको बेंचमार्क खराब के वजह से, आप नॉन फार्मर डिक्लेयर होते हैं उस केसेस में, तो उसको आपको उस केसेस में क्या होगा कि आपका जो इंक्रीमेंट है ये विथहेल्ड होकर रहेगा और इसको एफिशिएंसी बार माना जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म यूज होगा एफिशिएंसी बार, पेनल्टी इसमें टर्म यूज नहीं होगा, ये पेनल्टी नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपका इंक्रीमेंट विथहेल्ड हुआ, इस केसेस में आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। पेनल्टी की लगता है उस केसेस में आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लगता है, ठीक है। तो आपको जो विथहेल्ड हुआ ना इंक्रीमेंट, उस केसेस में आपको डिसिप्लिनरी एक्शन अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो है ना, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो उस केसेस में उसको एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि ये टर्म एंड कंडीशन के द्वारा आपने चाहे तो सर्विस को लीव कर सकते हैं। ये कंडीशन को आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के साथ भी ये सिमिलर माना जाता है। आप उस केसेस में भी आपको वीआरएस ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे कि विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट नॉर्मल केसेस में, वहां पे हम डिस्कस किए थे कि जो नॉन परफॉर्मर रहेगा, अगर 20 सालों के बाद नॉन परफॉर्मर रहा तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल केसेस में क्या होता है भाई। तो विथहोल्डिंग पे इंक्रीमेंट भी नॉर्मल केसेस में होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ये जो है ये नॉन कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव इफेक्ट में एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर देखा जाता है। यहाँ पे विथहोल्ड भी हो सकता है आपको। तो ये जो अगर आपको मान लीजिए कि उसके आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लागू हुआ है, तो उस केसेस में आपको दो वेज में आपको विथहेल्ड हो सकता है इंक्रीमेंट एज पर रूल 11 IB, ठीक है। तो इस केसेस में आपको क्या होगा कि जो इंक्रीमेंट होगा ना, ये आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा, चाहे वो 5 जनवरी को हो, जो 5 जुलाई को हो, अगर आपको एलिजिबिलिटी नहीं बन रहा है उस टाइम में। अगर मान लीजिए कि आपने विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट में आपका जो टेम्पोररी पीरियड के लिए आप जो अगर पनिशमेंट आपका टेम्पोररी पीरियड के लिए है, उस टाइम में आपका इंक्रीमेंट लॉस करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका पनिशमेंट ओवर हो गया उसके बाद, मान लीजिए आपका इंक्रीमेंट डेट के बाद आपका पनिशमेंट ओवर हो गया, तो जो विथहेल्ड इंक्रीमेंट होगा ना, वो भी रिस्टोर हो जाएगा आपको। और जो फ्यूचर इंक्रीमेंट होगा ना, वो जिस ड्यू डेट को आपको इंक्रीमेंट बन रहा था पहले से, उसी डेट को आपको इंक्रीमेंट बनता शुरू हो जाएगा फिर से। तो 9 केसेस ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर्स जो भी बोल सकते हैं, अगर वो मैक्सिमम लेवल तक रीच कर गया है तो उस केसेस में क्या होगा। उस केस में क्या उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। नो इंक्रीमेंट, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो मैक्सिमम लेवल तक उसको अगर इंक्रीमेंट मिल गया है, उसके बाद उसका लेवल नहीं है कुछ भी और सेल नहीं है, और
तो उस केस में उसको नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट, जो उसका लास्ट सेल था उसी तक ही उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये रहा आपका नो ग्रेड पे, जिसको बोलते हैं हेग स्केल्स। ये लेवल 15 से लेकर लेवल 18 तक होता है। उस केसेस में मान लीजिए अगर हम लेवल 15 का बात करते हैं तो जो लेवल है ये 8 लेवल तक है उसका सेल जो है, ठीक है। तो ये सेल जो है 2,24,100 के बाद उसको इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता। 16 के केसेस में वही है, लेवल जो सेल है ये 4 तक है आपका। 17 में आपको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 2,25,000 के बाद आपको कोई भी इंक्रीमेंट लागू नहीं होगा। 18 में आपको 2,50,000 के बाद कोई भी इंक्रीमेंट लागू नहीं होगा। और जो ये लेवल 18 होता है ये लास्ट होता है, ये हेक्स स्केल्स होता है। तो उस केसेस में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक इल्यूस्ट्रेशन में समझेंगे एनुअल इंक्रीमेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सपोज मिस्टर एबीसी जो भी है, वो अगर उनका पे फिक्सेशन हुआ है, पे मैट्रिक्स में वो उनका हुआ है, जो बेसिक पे था उनका 32,300 रुपीज, वो लेवल 4 में थे, मान लीजिए। तो लेवल पर में अगर वो एनुअल इंक्रीमेंट मिला है उनको 5 जुलाई में, तो वो जस्ट उसी लेवल में वो जस्ट स्टेज डाउन करेंगे, एक सेल डाउन होगा उनका जो इंक्रीमेंट मिलेगा। अब उस टाइम में अगर मिल रहा था उनको 32,300, तो उनको मिलेगा अभी 33,300। ये देख सकते हैं, ये आपका लेवल लेवल 4 है, 2,400 ग्रेड पे है। वहां पे उनका था जो था उनका 32,300 था। उसके समय उनको एक सेल डाउन हुआ ओनली, उसको मिल गया उनको 1,000 रुपया का डिफरेंस आया, 33,300 रुपीज, ठीक है। ऐसे होता है एनुअल इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन। यहाँ पे आप जानेंगे एक बहुत बेहतरीन चीज है, जो मान लीजिए कि किसी का इंक्रीमेंट होने है और वो प्रमोशन भी उसका होना है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसका होगा, एमएसपी लगेगा। उस केसेस में वो एक लेवल से दूसरा लेवल को जंप करेगा। तो यहाँ पे हम इलिस्ट्रेशन में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये लेवल 4 में थे, ये आदमी जो थे लेवल 4 में थे, ठीक है। उनको प्रमोशन जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा ये लेवल 5 को होगा, ठीक है। जो लेवल 4 में थे उस टाइम उनका बेसिक पे था 28,700 था, ठीक है। इस सेल में इसको ये टेबुलेटेड फॉर्मेट में हम समझे थे, 28,700 था उनका। जो अगर वो लेवल 4 में होते तो उनका इंक्रीमेंट बनता 29,600 होता उनका। तो वो जब वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लिए हैं, एमएससीपी लिए हैं, तो उस केसेस में उनका 2800 ग्रेड पे हो गया, ठीक है, लेवल 5 हो गया उनका। तो उस केसेस में ये जो ये जो आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट इंक्रीमेंट उनका जो लेवल 4 में बनता है ये 29,600 बनता है। बट यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग हो रहा है ये 29,200 है। ये 29,600 जो वहां पे जो बन रहा था ये नहीं है यहाँ पे। तो उनको नेक्स्ट वाला जो इंक्रीमेंट का जो सेल है वो मिल जाएगा, 30,100 रुपीज का इनका इंक्रीमेंट मिलके इनको स्टार्टिंग होगा उनका, जो पे अपग्रेड होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एक अच्छा केसेस दिया है, जो यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गया, वेटरनरी डॉक्टर्स हो गया या मेडिकल डॉक्टर्स हो गया, उन केसेस में अगर मान लीजिए एनपीए उनका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्लस जो जो आपका जो बेसिक पे है उनको मिला के, अगर मान लीजिए कोई कैबिनेट सेक्रेटरी का लेवल में, या मान लीजिए लेवल 16 या लेवल 18, इस केसेस में लेवल 18 जो है लास्ट है, ये दोनों मिला के एनपीए प्लस बेसिक पे मिला के, अगर मान लीजिए उनका सैलरी जो है ये बेसिक पे से ऊपर हो जा रहा है लेवल 18 का, तो उस केसेस में उनको ज्यादा नहीं मिल सकता। जो हाईएस्ट है ना लेवल 18, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, उतना तक मिलेगा, वो ये एक लिमिटेड हो जाएगा उस केसेस में, ठीक है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट टेबल को समझते हैं। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे लेवल 1 का एग्जांपल लिया हूँ, ग्रेड पे जो होता है 1800 रुपीज। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट आपका लगता है ये आपका 3% लगता है, ठीक है। बट 3% जो लगता है ना, अगर आप 18,000 रुपया का बात करते हैं तो उसका जो 3% होता है ये 540 रुपीज होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो लागू होता है इंक्रीमेंट ओनली 500 रुपीज लागू होता है, ठीक है। बट ये क्योंकि यहाँ पे जो राउंड अप होता है ना, ये नेक्स्ट 100 मल्टीपल में होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 3% ज्यादा भी मिल सकता है, और कहीं कहीं स्टेजेस में आपको 3% कम भी मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि हमने देखे कि यहाँ पे 500 रुपीज आपको मिल गया है, तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आपको जो मिल रहा है 600 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। ऐसे सोन 600 चलता है, उसके बाद 700 आता है, 800 आता है, ऐसे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जानते हैं कि 3% है, यहाँ पे 3% से कम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे 3% से ज्यादा लगता है, ये 3% से कम लगता है। यहाँ पे इस केसेस में आपको मान लीजिए कि 3% से ज्यादा भी लग सकता है, और आगे जाके आपको 3% से ज्यादा भी लगेगा। तो इसीलिए ये एक मीडियन पकड़ा जाता है, ये अप्रोक्स पकड़ा जाता है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन भी मिलेगा और वीडियो करने का मन भी होगा। आप जरूर सजेशन दीजिए, कमेंट करिए और लाइक कर जरूर करिए। थैंक यू गाइस।